नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित दिवाली महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों और उनके परिवारों को यहां दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं दी है। उन्होंने पत्रकारों के हितों और सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में पत्रकारों और उनके परिजनों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। राज्य के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर योजना साबित हो सकती है और उस पर जो काम भी कर रहे हैं उसका प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो स्टॉल लगे हुए हैं सभी स्टॉलों पर राज्य के जो उत्पाद हैं, राज्य की महिलाओं के द्वारा हैं, किसानों के द्वारा हैं, स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो बनाए गए हैं बहुत शानदार तरीके से उनका यहाँ पर उनको लगाया गया है। वो निश्चित रूप से हमारे राज्य की जो प्रगति है, विकास है, उसका एक स्पष्ट उदाहरण यहाँ पर है जो देश दुनिया के सामने आ रहा है और देश दुनिया में हमारे उत्पादों की, राज्य के बने हुए हस्तशिल्पों के कामों की लगातार मांग बढ़ रही है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि जल्द ही सभी चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी दूर की जाएगी। 13 जिलों में अस्पतालों के बेहतर संचालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज, जिला, उप जिला अस्पतालों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रतिदिन मरीजों की बेड की चादर बदली जा रही है। विभाग में अभी 220 डॉक्टर कार्यरत हैं। जल्द 400 असिस्टेंट प्रोफेसर और 280 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। लक्ष्य है कि 2025 तक सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी की जाए। दवाई अगर बिना डॉक्टर के लिखी हुई अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हमने दिए। दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त आ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी। अब हमने हर जिले के लिए एक एक नोडल अधिकारी बनाए, चाहे हमारा सचिव हो, चाहे महानिदेशक हो, चाहे अपर सचिव हो। मैंने 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अधिकारियों को कल से भेजा है कि वो हर हॉस्पिटल की सेफ्टी की पूरी जो है वहाँ पे इंक्वायरी करके भी आए। कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हमने एक बड़ा काम और किया हॉस्पिटलों में कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं और जिले हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, 7 के 7 दिन के लिए पर डे जो है जो चादर रहती है मरीज के उस पर बेड पे, वो हर डे के अलग कलर की होगी और पर डे जो है चादर बदली जाएगी। ये भी हमने किया है। सफाई के लिए भी अब हमने पूरी व्यवस्था कर दी कि हॉस्पिटलों की सफाई अच्छी हो। अभी हमने 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की है स्वास्थ्य विभाग में, और इसी एक महीने में हम 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति देने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेजों के लिए। आजकल उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू भी हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमको 400 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे। साथ ही हम 280 डॉक्टरों की नियुक्ति और करने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि 2025 तक, दिसंबर तक, हमारे हर हॉस्पिटल में जहां भी डॉक्टरों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। जैसे हमने नर्सिंग स्टाफ की पूरी कमी पूरी कर दी है, हमने फार्मासिस्ट पूरे भर दिए हैं, हमने एएनएम पूरे भर दिए हैं, हमने टेक्नीशियन पूरे दे दिए हैं, हमने वार्ड बॉय पूरे दे दिए। अब हमारा पूरा फोकस है कि हर हॉस्पिटल में जो है परमानेंट डॉक्टर चले जाए। और जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे राज्य में लगभग 42% अभी भी कमी है। हम 400 बच्चों को सरकारी खर्चे पे जो है पीजी करा रहे हैं। ये कुछ बच्चे 2025 में आएंगे, कुछ बच्चे 2026 में आएंगे पीजी करके, और कुछ 2027 में आएंगे। मैंने विधानसभा में भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि 2027 तक उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी कमी भी पूरी हो जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने आरटीआई को लेकर देहरादून में प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार कानून यूपीए सरकार की पारदर्शी सोच और दूरदर्शी विजन का ही परिणाम था, लेकिन 2014 के बाद एनडीए सरकार ने आरटीआई को कमजोर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर्स फंड इसके लिए
बड़े उदाहरण हैं और पीएम राहत कोष की जानकारी जनता को मिलती थी, लेकिन पीएम केयर्स फंड को ही आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। आज ही के दिन, आज से 20 साल पहले 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट इस देश में लागू हुआ, जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा नेतृत्व दी जाने वाली यूपीए सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था और इसने लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी और इसमें सार्वजनिक रूप से सभी लोग दायरे में लिए गए थे, खासकर जो राजनेता हैं, कंपनीज हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण पदों में हैं, उनसे जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारियां और कामों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जनता तक पहुंच सके, इस उद्देश्य से इस कानून को पास किया गया। इसके बाद मनरेगा 2005 में, वन अधिकार अधिनियम 2006 में, शिक्षा का अधिकार 2009 में, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा अधिकार 2013 में और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में सम्मिलित हुई। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी की सरकार में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारियों को छिपाने की कोशिश की गई, पीएम केयर्स फंड में आए हुए सार्वजनिक धन का उपयोग किस तरीके से किया गया, कहां किया गया, हजारों करोड़ रुपया उसको छिपाने की कोशिश की, सीएजी से जांच नहीं कराई और उसके बाद विसल ब्लोअर्स की जो सुरक्षा के लिए अधिनियम पास हुआ था उस पर कोई काम नहीं होना, इस बात को साबित करता है कि लगातार आरटीआई एक्ट को कमजोर किया गया। जिस तरीके से 11 के सापेक्ष 9 पद खाली पड़े हुए हैं इस आयोग में, वो भी दिखाता है कि यूपीए, ये जो एनडीए की सरकार है, इंडिया की सरकार जो है, वो पूरी तरीके से मोदी लेड जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि आरटीआई एक्ट को कमजोर किया जाए ताकि लोगों तक जानकारी ना पहुंचे। बहुत सारे एक्टिविस्ट ऐसे थे जिनकी हत्याएं हुई और उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई कानून जो पहले यूपीए पास करके गई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आज इसी के चलते ये प्रेस भी है और ये बताना हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार लगातार ऐसे जो नियम है जिससे जनता के अधिकारों में बढ़ोतरी होती है और चौथे स्तंभ को मदद मिलती है, उस अधिनियम को ये लगातार कमजोर कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आए। दीपावली का पावन पर्व जहां मां लक्ष्मी की ही पूजन प्रेम और उल्लास का संदेश लेकर आता है, वहीं प्रशासन भी सावधानी और सुरक्षा को लेकर सतर्क है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने आमजन से पूर्व को यहां आप देखिए ये पर्व को उत्साह और सुरक्षा दोनों के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने मिठाइयों, खाद्य सामग्री की दुकानों पर सैंपलिंग के आदेश दिए, आतिशबाजी को सुरक्षित तरीके से करने को कहा। बंसल ने ग्रीन दीपावली मनाने और अधिक ध्वनि वाले पटाखों के प्रयोग को कम करने पर जोर दिया। सेलिब्रेशन के साथ साथ कुछ एहतियात बरतने भी आवश्यक होंगे, तो आम जन से अपील है कि अपने स्वास्थ्य का, सुरक्षा का और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। खान पान जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हमारी रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है, चाहे वो हमारी स्वीट शॉप्स हों या हमारे अन्य रॉ मिलेट्स हों, फ्लावर हों। और जो आतिशबाजी का प्रयोग किया जाएगा उसमें भी पूरी सावधानी बरती जाए, जो मानक हैं उनको फॉलो किया जाए। और यही अपील है कि ऐसे त्यौहार के सीज़न में हमेशा देखा गया है हमारे बर्न केसेस के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो इनको न्यून करना हमारा लक्ष्य है और इसमें हमें जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो भी उतना ही चाहिए होगा। तो चाहे बच्चे हों चाहे वयस्क हों, तो जो उनके डूज एंड डोंट्स हैं उनको ज़रूर फॉलो किया जाए। और साथ ही साथ जो हमारा संकल्प है कि हम ग्रीन दिवाली की तरफ जाएं, हम पोल्यूशन को, नॉइज़ पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करें, तो बेहतर यही है कि रैशनलाइज़ करें अपने कंजम्पशन को, आतिशबाजी की कंजम्पशन को। और यदि यूज़ करें भी तो जो हमारे ग्रीन क्रैकर्स होते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली, उनका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए।
और साथ ही ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब बहुत आवश्यक हो तो तभी ट्रैवल करें, और हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और पूलिंग करते हुए कोशिश की जाए कि ट्रैवल किया जाए। साइकिलिंग, बाय वे ऑफ साइकिलिंग, ऑन फुट, ये सब एवेन्यूज हम जितना इनकरेज करेंगे उतना ही स्वयं के लिए और अपने फेलो हमारे सिटीजन्स के लिए बेहतर रहे। देहरादून शहर में प्राइवेट बसों और ऑनलाइन एग्रीगेटर बसों की अनियमितताओं को लेकर परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। आरटीओ प्रवर्तन, जो कि डॉक्टर अनीता चमोला हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में बस मालिकों और संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि बसें केवल नामित पार्किंग स्थल से ही नहीं संचालित हों। बताते चले कि यहाँ पार्किंग को बनाने की बात कही गई थी, तो फिलहाल पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर स्थल देने की बात हुई, जिसे संचालित करने को लेकर भी कहा गया कि केवल नामित पार्किंग स्थल से ही संचालित होनी चाहिए बसें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बस चलाने के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस अनिवार्य होगा। अभी जो प्राइवेट बसेस चाहे वो हमारे राज्य की हों या अन्य राज्यों की हों, और जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर संचालित हो रही हैं, तो उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है देहरादून में, जिसमें ईवी भी हैं और आइस बसेस जो कि पेट्रोल जो डीजल से चलती हैं, वो बसेस भी बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही हैं। और लगातार उनके माध्यम से न केवल ट्रैफिक व्यवस्था जो थी वो खराब हो रही थी, और साथ ही विभिन्न प्रकार की शिकायतें भी उनकी प्राप्त हो रही थी कि कहीं भी लोगों के घर पे या फिर होटल्स वगैरह उनके आगे भर के वो लोग सवारी भर रहे थे। तो चेकिंग अभियान चलाया गया था उनके विरुद्ध, और अभी भी आगे भी वो चल रहा है। तो उसमें कुछ पाया गया कि एक तो ये ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, और जिसमें वो एक ऐसी लोकेशन जो किसी होटल की या फिर ISBT की होती है वो दिखाई जाती है, और साथ ही कुछ जो है वो पेपर भी पूरे करके नहीं चल रहे थे। तो इस संबंध में उनको चालान भी किया गया, गाड़ियों को बंद भी किया गया, और फिर संबंधित जो संचालक थे उनके साथ एक मीटिंग भी की गई है, और उनको निर्देशित किया गया है कि वो डेजिग्नेटेड जो पार्किंग होंगी उनकी, वहाँ से ही वो अपनी बसों का संचालन करेंगे, और अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को वो यूज़ करते हैं तो उसके लिए एग्रीगेटर लाइसेंस वो हमारे राज्य में प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री उत्तराखंड की ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत हरिद्वार पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के निर्देशन में पुलिस उपाध्यक्ष रुड़की और प्रभारी निरीक्षक मनीष उपाध्याय की देखरेख में कोतवाली रुड़की पुलिस ने ही फ्लावर्स के पास यहाँ लाल कुर्ती मोहनपुरा के साथ ही एक आरोपी को 4.78 ग्राम अवैध सामान के साथ यहाँ गिरफ्तार किया। ये स्मैक है जिसके साथ गिरफ्तार किया गया, यानी कि ड्रग्स पर अब ये बड़ी कार्रवाई कर दी गई है रुड़की के अंदर, और इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि पुलिस ड्रग तस्करी के मामलों में सख्त है। सरोवर नगरी नैनीताल में आज न्यू क्लब में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लगभग 1000 स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स में उत्तराखंड की संस्कृति, तीज त्योहार और पारंपरिक जीवन को उकेरा है। प्रतियोगिता की आयोजक GS शाह ने ही बताया कि बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति लगाव देखकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। मुझे बहुत इंतज़ार रहता है इसका, ताकि मैं अच्छी कंपटीशन में प्रतिभाग करूं और अच्छा रिजल्ट लाऊं। जैसे मैं बहुत बचपन से ही आती हूं यहाँ, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है और इसका। सब लोग का अलग अलग ओपिनियन होता है, बट मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा हम पार्टिसिपेशन करते हैं उससे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो कॉन्फिडेंस के साथ ही अगर हमने पहला अच्छे से नहीं करा है तो फिर आगे जाके हम अच्छे से कर सकते हैं। नॉर्मल है कंपटीशन में, बट अगर इस साल अच्छे से नहीं हुआ है तो अगले साल अच्छे से हो जाएगा। तो अगले साल पार्टिसिपेट नहीं करना है, आगे पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए ताकि अच्छे रिजल्ट आगे भी आ सकते हैं। पुरानी प्रतियोगिता है, पहले नगर पालिका नैनीताल से ऑटम फेस्टिवल के टाइम में 60 रुपये हमें मिलते थे, 60 रुपये हम प्रोग्राम करते थे। बच्चे की संख्या भी बहुत कम होती थी, उसमें हम थोड़ी बहुत कैसे अमाउंट देते थे, और ग्रुप बहुत कम थे, 3 ग्रुप थे
उसमें। लेकिन ये प्रतियोगिता हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे पेंटिंग उसमें भी अपना व्यवसाय बना सकते हैं और आगे जाके उसमें निकल के न उत्तराखंड का, नैनीताल का नहीं, उत्तराखंड का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय इस स्पर्धाओं में हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व हो सके और वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जा सके। 1000 करीब बच्चे हमारे आए हैं। अभी तो अब कुछ बच्चे बड़े हैं, 1000 बच्चे आए हैं, लेकिन ये बच्चे संख्या बहुत अच्छी है। मैक्सिमम इससे ज़्यादा हम एकोमोडेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 14 तारीख को हमारा इसका एग्जीबिशन है शारदा संघ में, और उसके बाद 16 तारीख को प्राइज एग्जीबिशन फंक्शन है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज में खेल सप्ताह का शुभारंभ हुआ। महापौर दीपक बाली, पूर्व CSIR निदेशक डॉक्टर अंजना रे और अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती संस्थापक स्वर्गीय गुड़िया और पंडित नारायण दत्त तिवारी की प्रतिमा के सम्मुख यहां पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। IMT कॉलेज में पहले भी कई बार आने का अवसर मिला है और मैंने ये देखा है कि कॉलेज जो है वो अपना स्टडी के साथ साथ खेल में भी बहुत ज़्यादा हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं। तो आज यहाँ पर खेल सप्ताह का जो शुभारंभ करने के लिए आया था, मुझे बुलाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी फैकल्टी का, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दीपिका गुड़िया जी का, नीरज आत्रे जी का। और यहाँ पर से आज जो शुरू हुआ है उसकी शुरुआत करा दी गई है खेलों की, और मैं सभी बच्चों से यही कहा है कि खेल भावना के साथ खेलें, हार और जीत दोनों को मंजूर करें, और जीतने वाले आगे बढ़े और हारने वाले फिर जीतने के लिए। ये IIP देहरादून का आविष्कार है जो उन्होंने किया है, और आज इसको उत्तराखंड का प्रथम प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च किया है। इसके लिए मैं IIP देहरादून का धन्यवाद भी करती हूँ, और खुद IMT सौभाग्यशाली है कि उसे ये सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, जिसके लिए आज नगर निगम के माननीय महापौर श्री दीपक बाली जी को बताया गया है, और उन्होंने इसको बहुत सराहा है और इसको मूर्त रूप देने के लिए पूरा आश्वासन दिया है। और वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आए हैं, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि नगर के लिए कुछ नया करें, बहुत कुछ लाभदायक करें। इसके अलावा आज हमारा ये स्पोर्ट्स वीक का शुभारंभ है, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुप्रतीक्षित दिन होता है, जब उनकी स्पोर्ट्स की प्रतिभाएं निकल कर आती हैं। तो आज यही 2 अवसर है, इसके लिए मैं आज नमन करती हूँ अपने पिता को कि उनका विजन, उनके स्वप्न हम साकार करने का प्रयास जो कर रहे हैं, उसमें हमें उनकी देवात्मा आशीर्वाद देती है। काशीपुर की बहुत सारी जरूरत है, हर शहर की मैं कहूँगा जरूरत प्रदेश में है कि इसका वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है या जो IIP की टेक्नोलॉजी है, वेस्ट टू वेल्थ है। चाहे वेस्ट प्लास्टिक से फ्यूल बनाना हो, चाहे वेस्ट कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाना हो, या उससे फ्लाइट उड़ाना हो, या आपका वेस्ट प्लास्टिक को डिग्रेड करके उससे विटामिन बनाना, जिससे रोड ऐसी बने जो 50 साल तक भी खराब ना हो। इन सब टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो ये मेन एग्रोवोल्टिक प्रोजेक्ट है, ये हमारी एक CSR की लैब है निस्ट करके त्रिवेंद्र में, और एक और लैब है SCRC चेन्नई। इन तीनों ने मिलकर ये डिज़ाइन तैयार किया है, क्योंकि आप जो सोलर पैनल घर में इस्तेमाल करते हो उससे खाली आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे आप घर की पावर चला सकते हैं जब लाइट चली जाए, लाइट के कट ऑफ हो। उत्तराखंड में काफ़ी होता भी है। पर इस परियोजना की विशेषता ये है कि इसमें सोलर पैनल है वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, UV प्रोटेक्शन के साथ हैं, और इसके नीचे अगर फार्मिंग की जाए, सब्जी उगाई जाए, या कोई आपका जैसे हम कैरी नाटा उगा रहे हैं जो बायोफ्यूल क्रॉप है, वो 30% ज़्यादा यील्ड होती है नॉर्मल सनलाइट से। तो ये शो करता है एक्सपेरिमेंटली कि इंटरमीडिएट लाइट इज मोर बेटर देन द नॉर्मल लाइट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। या अभी हमारी जो निस्ट त्रिवेंद्रम लैब है उसमें टमाटर, मसाले बहुत सारे टेस्ट किए, और ये पाया कि जो टमाटर अभी ग्रो हुआ उसका वेट भी ज़्यादा था, और जो नॉर्मल जगह ग्रो किया सोलर लाइट में उससे 30% ज़्यादा की थी। तो जैसे ये आपने शेड देखा, ये लगभग 990 स्क्वायर फीट में है। तो अगर आप कंपेरिजन करें, हर घर की छत पे 1000 स्क्वायर फुट एरिया होता है। तो अगर हम इसे अपने घर पे लगा लें, क्योंकि इसमें हाइट है, सोलर पैनल में तो हाइट नहीं होती, तो वन कैन नॉट मूव, उसमें आप। डी बाली ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर और महापौर दीपक बाली की धर्मपत्नी उर्वशी दत्त बाली के ही मार्गदर्शन में हिंदू वाहिनी की दीपावली से पहले शहर के प्रमुख मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। शनि मंदिर, नागनाथ मंदिर, माटेश्वर महादेव मंदिर, मां बाला सुंदरी मंदिर और चामुंडा मंदिर में मंदिरों की साफ सफाई की गई। हिंदू वाहिनी संगठन एक
सोच है समाज के प्रति श्रद्धा और विश्वास की। मेरा जुड़ने का उद्देश्य सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैंने इनकी सोच देखी है। ये समाज के प्रति जो सोच रखते हैं, जो विचार रखते हैं, मंदिरों को दीपावली से पहले सफाई करना, ये सोच दिखाता है कि आप